आओ आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, मतलब जिसमें जीवन पाया जाए वो कोरिलेट करेगा बायो से। और यहां पर आपको एक लॉजी वर्ड दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है स्टडी, जैसे पेडोलॉजी, मेडोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, कुछ भी लॉजी वर्ड आपको क्या बताता है, किसी चीज की स्टडी करनी है वो बताता है। यानी कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान है। आप कह सकते हैं जीवों की विज्ञान है, जीवों के बारे में सारा ज्ञान लेंगे, उसी को कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जितने जीव हैं जिसमें जीवन पाया जाए, एनिमल हो, प्लांट हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोटे जीव होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो बड़े साइज में होते हैं उन्हें मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे पता लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है? यहां वर्ड लिखा हुआ माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे। कितने छोटे? ये माइक्रोस्कोप से देखने पड़ जाते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे आपको। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो दिखेंगे उन्हें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जो नेक्ड आई से, नंगी आंखों से आपको दिख जाएंगे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ये पढ़ेंगे सारा मामला। अब ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये कब आया, किसने दिया? देखना, एक साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। आपने सुना होगा अरिस्टोटल, अरस्तु भी कहते हैं इसे हिंदी में, अरिस्टोटल। देखो इसका सिंपल सा मतलब ऐसा बोल सकते हो, अरे तोतले। यहां से ऐसे सीख सकते हैं, इसने सबसे पहली बार एक वर्ड यूज किया है बायोलॉजी। इसने बायोलॉजी के बारे में बताया है, और इसने जो हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की जहां स्टडी की जाती है उसे स्पेशली जूलॉजी का नाम दिया जाता है, जूलॉजी कहते हैं उसे। और इसका फादर, जूलॉजी का फादर या पूरे बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को कहते हैं। इसने बताया था जीवन पाया जाता है, आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि इसने क्लासिफिकेशन भी दी थी। इसने ये भी कहा था अपने पास दो टाइप के होंगे, एक तो एनिमल्स होंगे एंड एक क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसने कहा जंतु होंगे, पादप होंगे, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसकी वजह से इसका मामला थोड़ा सा फेल हो गया था। तो एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल्स लिनेनियस। लिनेनियस नाम से इसे जाना जाता है, आप याद रखेंगे लिनेनियस। कार्ल्स कई बार नहीं याद रखते, लिनेनियस आपको याद रखना पड़ेगा। लिनेनियस ने कहा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है वही जानेंगे। उसने कहा इस धरती पर जितने भी जीव हैं जिसमें जीवन पाया जाए उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे हम। दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? बहुत सिंपल है जो उसने डिफाइन किए थे। उसने कहा एक तो होंगे आपके पास एनिमल्स और एक होंगे आपके पास क्या जी, प्लांट्स होंगे। इसने कहा यहां पर आपको एनिमल्स में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी जी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। यहां पर आपको सेल वॉल मिलेगी, और सेल वॉल क्या होती है? ये नॉन लिविंग टाइप की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या है? एक लेयर है जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर है, लेकिन ये नॉन लिविंग है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। सेल वॉल का मतलब क्या है? आपने पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, पौधों के बाहर छाल होती है सबसे बाहर, वो नॉन लिविंग होती है। क्या ये छाल एनिमल में पाई जाती है? क्या एनिमल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ये केवल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। बहुत चीजें एक्सप्लेन करी थी। ये आगे पीछे मूव नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ये चल पाएंगे, ये डाइजेशन कर पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे,
एक्सक्रेशन कर पाएंगे, सारा मामला है। ये एक्सक्रेशन तो कर पाते हैं, डाइजेशन नहीं कर पाते। क्या ये रेस्पिरेशन करेंगे? हाँ, रेस्पिरेशन ये करेंगे। इसमें कॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है क्या? उसमें होता है। ये जीवन लेते हैं मरते हैं, ये जीवन लेते हैं मरते हैं क्या? बिल्कुल मरते हैं। इन्हें जो चाहिए अगर वो रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं हुई तो ये मर जाएंगे, और ये इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो ये मर जाएंगे। तो इन्हें कह सकते हैं दोनों की दोनों चीजें डेड हो सकती हैं, मर सकती हैं। एनिमल भी मर सकता है और प्लांट भी मर सकता है। कैसे मर सकता है? आओ डिफाइन करते हैं मरने की डेफिनेशन। मरने को क्या बोलोगे? देखो, डेथ किसे बोला जाता है बायोलॉजी में? किसे बोलोगे? तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं बोला जाएगा परमानेंट स्टॉपेज ऑफ, परमानेंट स्टॉपेज, पूरी तरीके से रुक जाए, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज। परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए, स्टॉपेज मतलब बंद हो जाए, रुक जाए, आल मतलब सारी की सारी, वाइटल मतलब क्या होता है? आवश्यक। वाइटल मतलब आवश्यक होता है, जिसे जरूरी कहते हैं। जो जरूरी है जीवन को चलाने के लिए, वो एक्टिविटी रुक जाए, वो क्रियाकलाप, वो काम रुक जाए जो अपने लिए जरूरी है। क्या काम जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं, श्वसन तंत्र। यहां पर देखेंगे आप रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन तंत्र, सांस लेते हैं। अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। सांस लेने का मतलब क्या है? हम एनिमल का जिक्र करें तो ये ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर प्लांट की बात कर लूं, प्लांट में मामला पलट जाता है। प्लांट्स में मामला पलटेगा क्या? इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ये क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है, अगर कोई एनिमल है, ह्यूमन बीइंग की बात मैं कर लेता हूं। ह्यूमन बीइंग मतलब आदमी, ह्यूमन बीइंग बोला जाता है आदमी को। आदमी क्या करे? आदमी को क्या बोला जाएगा? होमो सैपियंस, बायोलॉजिकल नेम, वो भी देखा जाएगा। अगर वो सांस लेना बंद कर दे तो उसे हम ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कर दे तो कुछ टाइम के लिए जिंदा रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। लेकिन ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड की जाती है वो सुन लेना। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के तरीके, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, अपने पास वैसे तो काफी तरीके हैं लेकिन दो मेन तरीके। पहला कौन सा? वेंटिलेटर पे जाते हो, वेंटिलेटर पे आपको मास्क लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं उसे, ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क का क्या मतलब है? ये आपको लगातार ऑक्सीजन देता रहेगा। इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है? 32.1% के आसपास क्या होती है? ऑक्सीजन। और इसमें 54% के आसपास आपको क्या मिलती है? नाइट्रोजन। ये है ऑक्सीजन, ये है क्या? नाइट्रोजन। इसमें अमाउंट ज्यादा किसकी है? उसके बाद आपको 11.7% क्या मिल जाएगा जी? हीलियम मिल जाएगा। अब आप इसमें देखें कंटेंट कितना कम है कितना ज्यादा है। यहां नाइट्रोजन ज्यादा है तो आपको क्या बोलना चाहिए? नाइट्रोजन। लेकिन उसका नाम ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों है? क्योंकि हमें जरूरत किस चीज की है? ऑक्सीजन की है। मान लिया हम केले लेके आते हैं, केले या तरबूज लेके आते हैं, कोई भी चीज लेके आते हैं, उसके छिलके तो फेंक देते हैं। नारियल ले आओ, नारियल तो पता होगा, अगर हम नारियल लेके आएंगे, कोकोनट लेके आएंगे, उसमें क्या होगा? छिलका फेंक देंगे, थोड़ा सा पानी पानी पिएंगे, पानी की अमाउंट कम है और नारियल ज्यादा है। लेकिन इसका कहने का मतलब हमारी जरूरत की चीज क्या है? कम, और जो वेस्ट है वो क्या है? ज्यादा। तो हम नाम क्या देते हैं? जो हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए इसकी अमाउंट कम है, फिर भी हम इसे नाम क्या देते हैं? इसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? नाइट्रो N2 में आपको मिक्स करना पड़ेगा, नाइट्रोजन मिक्स करना पड़ेगा। प्योर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। प्योर ऑक्सीजन लेंगे, छोड़ेंगे, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी, फिर तो आप परमानेंटली ऊपर चले जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में रह नहीं सकती है। जैसे आपने पी होगी कोका कोला, पेप्सी,
कोका पी होगी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी कोल्ड ड्रिंक है सबसे ज्यादा CO2 मिलेगी, और CO2 अपनी बॉडी में रह नहीं सकती, और नहीं रहेगी तो क्या आएगी, बाहर आएगी। कैसे बाहर आएगी, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, पहली बात उसे बोलते हैं बर्फ। क्या बोलते हैं, बर्फ। बर्फ मतलब डकार आना। ये मेन सवाल है, कब डकार आती है आपको, क्या आप छींक लेते हैं, पेट भर जाता है तब डकार आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया बोलती है, आपको मान लिया आप 10 रोटी खाते हैं, 10 रोटी खाते हैं एक टाइम में, आप एक दिन वो 10 रोटी न खाएं, आप 1 गिलास या आधा गिलास कोका कोला पिए, फिर आपको डकार आ जाएगी, पक्का डकार आएगी। इसका मतलब आपका पेट भर गया क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि डकार का मतलब क्या है, रिलीजिंग ऑफ गैस है, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जब जब अपने पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी, वो रिलीज होगी, डकार आ जाएगी, उसे बर्फ कहते हैं। लेकिन इसमें मामला क्या है, अपनी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड साथ में नहीं रख सकती, तो पिएंगे तो डकार आएगी। मुंह बंद करेंगे, नाक से बाहर आएगी, नाक बंद करेंगे, कान से बाहर आएगी, कान बंद करेंगे, बाहर तो आएगी, कहीं ना कहीं कोई भी छेद मिले वो पक्का बाहर आएगी। अब मान लिया वो भी बंद हो जाए, पहली बात वो बंद हो नहीं सकता, क्यों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो निकल जाती है। अगर मान लो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने ऐसा काम कर दिया, कहीं से आई नहीं रही, तो आपके पास लंग्स होते हैं, लंग्स की कुछ फिक्स कैपेसिटी होती है, फेफड़े होते हैं, उसकी कैपेसिटी है, वहां स्टोर हो जाएगी कुछ अमाउंट। लेकिन आप कोका कोला पीते जाएं और CO2 को इकट्ठा अंदर करते जाएं, बाहर न आने दे, तो मैं कहता हूं आप 2 सेकंड में ही फट जाएंगे। कमाल की बात हो जाती, 2 सेकंड में ही निपट जाएंगे, बिल्कुल बम की तरह फट जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, लंग्स कैपेसिटी फुल हो और कोका कोला लगातार आप लेते रहें, अगर आपने लेना बंद कर दिया फिर नहीं मर सकते आप। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहां देखा, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी पड़ेगी, तो हम ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं ऑक्सीजन, यही हमने देखा, या तो मास्क लगा के दे सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन का सोर्स है, लेकिन हमें मास्क से वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो ब्लड में मिक्स होती है, जो खून में चली जाती है। जी, कैसे खून में चली जाएगी, लंग्स से ऑक्सीजन खून में जा सकती है, ब्लड में जा सकती है, लेकिन सारी नहीं। उसके लिए क्या आता है, अपने पास कुछ स्पेशल टाइप के कैप्सूल्स आते हैं। कैप्सूल किसके आते हैं, कैप्सूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इंजेक्ट का मतलब होता है अंदर डालना, जैसे इंजेक्शन मतलब अंदर दवाई डालना, ऐसे ही कैप्सूल हैं, इंजेक्ट कर दिया जाता है। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कैप्सूल होता है एक दवाई होती है, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसमें उन कैप्सूल के बजाय टेस्ट ट्यूब होती हैं छोटी छोटी, या फिर आप टेस्ट ट्यूब के बजाय सिंपल ट्यूब्स बोले, स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है, वो आप डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे, वो आदमी जिंदा रहेगा, वो मरेगा ही नहीं। उसे ऑक्सीजन, यहां देखो, उसे ऑक्सीजन चाहिए थी सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का मतलब क्या है, वो सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन मिक्स कर लेगा किसमें, ब्लड में। हम ब्लड में डायरेक्ट ऑक्सीजन भी मिक्स कर सकते हैं, इनसे स्पेशल टाइप की ट्यूब आती है। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्यूब हम ज्यादा इंजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कैसे डालेंगे ट्यूब, ये ट्यूब इकट्ठी हो जाएंगी अंदर, फिर क्या हो जाएगा, जहर बोलते हैं, फैलने लग जाएगा। वो जहर फैलने का मतलब क्या होता है, वो सीख लेते हैं। देखना जी, मान लिया हमें इंजेक्शन लगवाना है, किसी भी टाइप का इंजेक्शन लगवाना, आप बीमार हो गए, मान लिया आपको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड का एग्जांपल क्यों लिया, टाइफाइड में ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं, बॉडी टेम्परेचर कई दिनों तक ज्यादा रहता है, उसे आप टाइफाइड कहते हैं। आपने फीवर सुना होगा, कई दिनों तक बुखार हो गया, फीवर हो गया, उसी का नाम आपने क्या रख दिया, टाइफाइड रख दिया, क्योंकि एक लेवल पार कर चुका है वो फीवर, कई दिन थे, इसलिए टाइफाइड है। टाइफाइड में लगातार आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, और इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, डायरेक्ट डेली इंजेक्शन लगाओगे, मान लो 2 सुबह 2 शाम या 4 सुबह 4 शाम, वो डिपेंड करता है आपकी दवाई लेने की कैपेसिटी कितनी है, प्लस दवाई का डोज कितना है और वो कौन सा है, सारी चीजें डिफाइन की जाती है इसमें। अगर आप 2 इंजेक्शन सुबह 2 शाम को यहां लगवाओ, यहां पूरे छेद हो जाएंगे,
छोटे छोटे छेद होते हैं, हालांकि आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन मान लिया आपको 7 डेज का कोर्स दे दिया या 10 डेज का कोर्स दे दिया, वो डिपेंड करता है टाइफाइड कितना पुराना है। मान लो 7 डेज का कोर्स है, 2 इंजेक्शन सुबह 2 शाम को, 4 इंजेक्शन लगते हैं, आपको करीबन 28 इंजेक्शन लग जाएंगे, और यहां इंजेक्शन लगाएंगे तो यहां पूरे छेद हो जाएंगे, और उन छेदों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हो जाएंगे, अटैक कर सकते हैं। प्लस डेली डेली आयरन इंजेक्ट करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। आप डालोगे बाहर निकालोगे, डालोगे बाहर निकालोगे, ये खतरनाक चीज है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कैनुला होता है, क्या होता है, कैनुला डाल देते हैं यहां पर, और उसमें इंजेक्शन डालेंगे, डलता जाएगा, बार बार इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक छेद में ही काम चल जाएगा, केवल एक छेद में काम चलेगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, कुछ दिनों तक वो सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन 1 डे कोई दिक्कत नहीं आई, 2nd डे थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएगा, 3rd डे फिर और दर्द, 4th डे दर्द होना शुरू हो जाएगा। उस दर्द का मतलब क्या है, वो कैनुला शुरू में लोहे का होता है, एक आयरन से बनी रोड होती है पतली सी, वो डालेंगे, इतनी लंबी वो जाएगी, आयरन वाले निकालेंगे, फिर बच जाएगा केवल और केवल क्या, प्लास्टिक बच जाएगा। प्लास्टिक क्या है, कार्बन का ही रूप है, कार्बन से ही मिलकर बना है ये प्लास्टिक। ये कार्बन जाएगा, ऑक्सीजन आ रही है, ये धीरे 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 जितने ज्यादा दिन होंगे कार्बन बॉडी में जाएगा, और वही पेन का कारण बनेगा। उसी की वजह से आपको क्या होगा, दर्द महसूस होगा, दर्द होने लग जाएगा, फिर वो कैनुला आपको हटाना भी पड़ सकता है। यानी कि कार्बन, ये ऑक्सीजन वहां से आया तो क्या बना, CO2, और ये CO2 खतरनाक है, यही समस्या पैदा करती है। आपने कई बार सुना होगा आपके छाती में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, कभी कभार होता है, वो वजह है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे ढंग से बाहर नहीं निकली। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अगर वहां पर ऑक्सीजन होती तो आपको पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, आप खुश रहते, कूद कूद के काम करते। ये बात थी ऑक्सीजन के मामले में। लेकिन हमने यहां पर बात की है किसकी, साथ में प्लांट्स की भी बात की है, ये भी डिस्कस करेंगे। ये मामला किसका था, ये मामला आपने बताया कार्ल लिनेनियस का था, लेकिन लिनेनियस ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था जो मैंने किया था। ये तो अलग किताबें हैं, अलग चीजें एक्सप्लेन करती है, हालांकि फिर से लौट के आएंगे इस पे, कई समस्याएं थी जो ये सोल्व नहीं कर पाया। उसके बाद उसने कहा सारे के सारे ऑर्गेनिज्म नहीं आए 2 कैटेगरी में, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसमें सेल वॉल भी नहीं थी, सेल वॉल नहीं थी, यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर थे। मतलब क्या है देखना जी, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप किसे बोलेंगे, यूनि देखना जी, यहां पर लिखा हुआ यूनि, यूनि का मतलब होता है जी यूनिक। क्या मतलब होता है जी, यूनिक, मतलब दुनिया में एक ही चीज हो उसे यूनिक बोलते हैं। या आप कह सकते हैं यहां पर वन, एक चीज हो, या आप कह सकते हैं सिंगल, एक ही बात है, इन सब का एक ही मतलब है, एक चीज है, इसका मतलब यूनिक, वन, सिंगल, एक। क्या एक सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी सेल से मिलके बनी हो, किससे मिलके बनी हो, सेल से। ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिसका शरीर, जिसकी बॉडी केवल 1 सेल से बनी हो, केवल सिंगल सेल से बनी हो। किससे बनी हो जी, सिंगल सेल से जिसकी बॉडी फॉर्मेशन हुई है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, एक कोशिका जीव मान लो, एक कोशिका जीव कहते हैं। एक कोशिकीय होता है वैसे तो, एक मतलब एक कोशिका, सिंपल लिखा मैंने डायरेक्ट, जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, ऐसे जीव हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, क्या है जी, अमीबा एक ही सेल से मिलकर बना है। इसको कैसे क्लासिफाई करोगे। दूसरा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब क्या होता है जी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, जिसका शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये कौन होते हैं, जो आपको दिखते हैं सारे मल्टी सेलुलर है। जैसे ह्यूमन बीइंग ले लो, जैसे कुत्ता ले लो,
यानी कि डॉग, जैसे बिल्ली ले लो, क्या, कैट, कुछ भी आप देखेंगे, काऊ, भैंस, गाय, जो आपको दिखते हैं, ऊंट, गधे, घोड़े, सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसके लिए एक आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 पार्ट में बांटना पड़ा। और वो किसने बांटा, एक साइंटिस्ट था R.H. विटकर, क्या नाम था जी, R.H. विटकर। इसने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में बांट दिया। 5 पार्ट कौन कौन से थे वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसने कहा एनिमिलिया, एनिमल्स कह सकते हैं आप। दूसरा जिसमें आएंगे सारे के सारे प्लांट्स कह सकते हैं आप। तीसरा जिसमें आएंगे मोनेरा, क्या आएंगे जी, मोनेरा। 4th नंबर पे क्या आएंगे, प्रोटिस्टा, आप प्रोटिस्टा कह सकते हैं इसे। नंबर 5 पे क्या आएंगे, फंजाई, इसे कई लोग फुंगी भी बोलते हैं, कवक होता है हिंदी में, फंजाई बोला जाता है इसको। ये 5 अलग अलग हैं, इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनके गुण बताए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। और इसमें एक मेन चीज होती है क्या, एक तो होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म कहेंगे आप, यूकैरियोटिक। और दूसरा क्या होगा जी, प्रोकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखना जी, एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन यूकैरियोटिक में तो मिल जाएगा और इसमें नहीं मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो वो लेयर नहीं बना पाएगा न्यूक्लियस की। जैसे ये सेल है जी, और इसके अंदर ये क्या है जी, न्यूक्लियस है। ये सेल है, इसके न्यूक्लियस की बाउंड्री फिक्स नहीं है। यही मामला है सेल किसकी, न्यूक्लियस की। नाभिक की सेल अच्छी नहीं बन पाती, न्यूक्लियस की सेल किसकी जी, न्यूक्लियस की सेल। किसकी वजह से, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से। कौन सा प्रोटीन, सिस्टीन बोलते हैं उसे, सिस्टीन की वजह से, हिस्टोन प्रोटीन, सिस्टीन, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें है तो सेल वॉल बढ़िया बनेगी और इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये काइटिनिन बना जाएगा, क्या बना देगा, काइटिनिन, और काइटिनिन की ही ये सेल वॉल बनती है। ये डिफरेंस है। इसमें केवल मोनेरा, क्या, केवल मोनेरा क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक। और बाकी जो 4 बच गए वो सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक भी हैं, इसमें यूनिसेलुलर भी आएंगे, और इनमें क्या आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर आ जाते हैं। ये मेन डिफरेंस था। ये किसने बताया, R.H. विटकर ने। यहां मामला फंसेगा, एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें सेल की डिटेल चाहिए, कोशिका क्या होती है वो चाहिए। आओ कोशिका को डिफाइन करते हैं। ये है जी अपने पास सेल, इसे बोलते हैं कोशिका। इसके अंदर एक प्रेजेंट है जी नाभिक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये पूरी की पूरी क्या है, सेल है। बाहर क्या मिलेगा, इस सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे नाम दिया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन का नाम आप देते हैं। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसे नाम क्या दिया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और होता क्या है ये होता है जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, इसकी भी एक मेम्ब्रेन है, ये लिखा हमने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने नाम दिया है। अब कई चीजें आएंगी, जैसे यहां पर आपको जेली लाइक लिक्विड मिलेगा, व्हाइट कलर का, पानी जैसा दिखता है। कहां, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहां, सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको मिलेगा, उसे नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं उसे, साइटोप्लाज्म। और कुछ लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा एग्जैक्टली सेम, उसे नाम क्या दोगे आप, उसे नाम दोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया जाता है। प्लस अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इनको कंबाइन नाम देना चाहूं, तो इसको कंबाइन नाम दिया जाता है
प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जिसे? प्रोटोप्लाज्म। और इसी का दूसरा नाम है लिक्विड ऑफ लाइफ। लिक्विड ऑफ लाइफ मतलब अगर ये लिक्विड खत्म हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये कहां है? सेल में है। जिंदगी खत्म से क्या मतलब है, ये चीज भी सीखते हैं। आओ बताता हूं उसका क्या मतलब होता है, देखना चाहिए। इसी के मतलब के लिए हम अब जानने के लिए चल रहे हैं। देखो, अगर सेल है मेरे पास, कोई भी सेल है, उसमें क्या रहा होगा? कुछ लिक्विड रहा होगा। जैसे मान लो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। और 104, 105, 800 वो कहते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में होता है। जो बुखार देखते हैं वो क्या है? अपने बॉडी का टेम्परेचर तो देख रहे, कम हुआ या ज्यादा, वो किस में मेजर करेंगे? फ़ारेनहाइट में। 104 बुखार जाने के बाद हम कह देते हैं कि बुखार हो गया। 100 पे बोलते हैं हल्का सा बुखार है, 104 डिग्री पे बोल देते हैं फ़ारेनहाइट पे कि उसको बुखार थोड़ा सा तेज है, उस बुखार को रोकना पड़ेगा। मतलब ये है 37 डिग्री अपनी बॉडी एडजस्ट करेगी। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग मर जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। वजह क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कोई आदमी आग में कूद जाए, आग लगा दे या आग लग जाए, वो आदमी मर जाता है एट द स्पॉट। क्यों मरता है? वो मरता है डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? पानी की कमी। हाइड्रेशन का मतलब होता है जी पानी, और डी मतलब उसकी कमी, यानी कि पानी की कमी, लेक ऑफ वाटर आप कह सकते हैं। पानी की कमी, पानी की कमी की वजह से वो मर जाता है। लेकिन कई लोग इस टेम्परेचर को एडजस्ट कर जाएंगे जिसकी बॉडी में पानी ज्यादा है, या आप कह सकते हैं लिक्विड की अमाउंट ज्यादा है। ये वो पानी नहीं जो हम पीते हैं, वो अफेक्ट करता है लेकिन बहुत कम। कम क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा वो पसीने की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, वो काम का ही नहीं रहेगा। काम का कौन सा रहेगा? ये जो सेल है ना, इसके बाहर जो प्रोटोप्लाज्म है ये काम का रहेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो इसलिए मरना न मरना डिहाइड्रेशन का काम है। और डिहाइड्रेशन क्या है? उसके अंदर कितना लिक्विड प्रेजेंट है, ये चीज आपको जाननी होगी। अब फिर से हम क्या करते हैं? फिर से हम सेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं सेल की चर्चाएं फिर से। इसे फिर से जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इसी सेल पर हम चलेंगे। लीजिए, इसी सेल का फिर से हम डिस्कशन कर देंगे। इसके अंदर और क्या क्या होगा? देखो जी, यहां कुछ स्ट्रक्चर होंगे ऐसे 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 ऐसे, कुछ यहां प्रेजेंट होंगे ऐसे ऐसे, और एक लेयर प्रेजेंट होगी। इन स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम बोलते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल यही एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जितनी एनर्जी अपनी बॉडी में है वो लगभग लगभग यहां से कह सकते हैं आप आती है। किसी सेल की जिक्र की जाए, सेल में एनर्जी कहां से आती है? कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होंगे, ये एक ही मेम्ब्रेन होगी, इसमें डबल मेम्ब्रेन थी। और कुछ स्ट्रक्चर अलग कलर से देख लो, यहां कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। कुछ पे मान लो यहां पे कुछ कुछ प्रेजेंट है, कुछ कुछ प्रेजेंट है यहां पर, और जो प्रेजेंट है इसे हम नाम देंगे राइबोसोम। क्या नाम देते हैं इसे? राइबोसोम। राइबोसोम डायरेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं सेल में, और इसके ऊपर भी, किसके ऊपर? इसको नाम दिया जाता है ER। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अगर इसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट हुए तो सरफेस हो जाएगा रफ, बिल्कुल रफ। कोई चिकनी चीज है उस पर बाजरा डाल लो, हाथ मार के देखो, आपको चिकना लगेगा ही नहीं, खुरदरा लगेगा। उसी को नाम दिया जाएगा क्या जी? रफ ER, RER। और अगर कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, उसे नाम दिया जाएगा SER। क्या डिफरेंस है? जहां राइबोसोम आ जाए, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन बनाते हैं।
प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेल का प्रोटीन यही बनाते हैं। तो ये किस पे प्रेजेंट है, आरईआर पे भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी कुछ हद तक प्रोटीन बना देंगे, प्रोटीन बनाने का काम ये कर सकते हैं। क्या एसईआर प्रोटीन बनाएंगे ना, ये केराटिन बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकने में कामयाब नहीं होंगे। ये था। अब कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, इसे नाम दिया जाएगा वैक्यूल। वैक्यूल मतलब खाली जगह। सेल में बहुत सारी खाली जगह होती है, कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड, कोई एक्स्ट्रा सॉलिड, कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो जाती है सेल में, वो इनमें आकर के क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। कुछ स्ट्रक्चर अलग होंगे जिन्हें हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, गोल्जी बॉडी। कैमाइलो गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है, 1898 की बात है, उन्होंने डिस्कवरी करी थी गोल्जी बॉडी की। इसका काम है स्टोरेज का, स्टोरेज या फिर पैकेजिंग मटेरियल आप कह सकते हैं। ये पैक करता है चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीजें बच गई है उसे पैक करता रहेगा। कुछ इसमें क्या होंगे, लाइसोसोम होंगे। आओ लाइसोसोम को देखते हैं, कहां होंगे लाइसोसोम, देखते हैं। ये सेल है, देखो जी, यहां प्रेजेंट होंगे लाइसोसोम्स। ये भी अच्छी चीज है, लाइसोसोम्स। इसे क्या बोला जाता है, ये क्या करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर सेल में है, कोई बॉडी का ऑर्गन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, प्रोटीन फैक्ट्री में से थोड़ा सा प्रोटीन बाहर आ गया, गोल्जी बॉडी टूट गई, उसको खाएंगे, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, क्लीनिंग एजेंट, सेल को साफ सुथरा रखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा चीज आई, कहीं से आई या फिर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया, उसे भी खा जाएंगे, एंगल्फ कर जाएंगे, निगल जाएंगे एज इट इज। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाए, अपने सेल ब्रस्ट हो जाए, मतलब सेल फट जाए, उस सेल को भी खा जाएंगे। ये नहीं देखेंगे क्या है, इनका एक काम है क्लीनिंग एजेंट, खाने का काम है, खाते रहेंगे, अपने ही सेल को खा जाएंगे। इसलिए इसको एक नाम और दे सकते हैं आप, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैली इन्हें बोलते हैं, अपने ही सेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब ये तो एक सेल का जिक्र था, अब ये सेल है और सेल से मिलके क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। एक टाइप की सेल हो, कॉमन ओरिजिन हो, एक जैसा काम करती हो, एक जगह पे हो, तब उसे टिश्यू बोलेंगे। सेलों के गुच्छे को ऐसे टिश्यू नहीं बोलते, एक्सप्लेन करेंगे कैसे। सेल से बनेगा टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये जो सेल है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर ये यूनिट इकट्ठी हुई तो अपने पास क्या बना देगी, टिश्यू बना देगी, और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हुए वो एक ऑर्गन बना देंगे। ऑर्गन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लिया हमने बना दिया ऑर्गन, कोई भी मान लो, स्टमक मान लो, ऑर्गन ही तो हो वो स्टमक, या फिर पैनक्रियाज मान लो, लीवर मान लो, स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन मान लो। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन। अब इसमें कहा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का मतलब है इस ग्रुप को इकट्ठा कर दो, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या आता है, मुंह आएगा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह, उसके बाद पेट आएगा, छोटी आंत आएगी, बड़ी आंत आएगी, बोल सकते हैं ये, माउथ, ओसोफेगस आएगी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पूरा हो जाएगा। ये ऑर्गन का एक ग्रुप है, इसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अगर ऑर्गन सिस्टम कई सारे हो जाएं, ग्रुप हो जाए, उसे ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
कई तरह के सिस्टम हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम इकट्ठे हो जाएं तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। अब हम ऑर्गेनिज्मों के बारे में पढ़ेंगे। पहले सेल के टाइप देखेंगे, कितने सेल टाइप की सेल होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, किसमें वैक्यूल बड़े होंगे, किसमें छोटे होंगे, किसमें सेल मेम्ब्रेन होगी या दोनों में होगी, किसमें सेल वॉल होगा नहीं होगा, सारा मामला देखेंगे। आपने देखा होगा ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, कलर देखें आप डिफरेंट टाइप के, जैसे ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हैं खून का रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर बनाता है। और एक अच्छा, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा चीज जो क्या प्रोवाइड करे, कलर दे दे, क्या दे दे, कलर। कलर जैसे हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, वो रेड कलर देता है। अब क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है। जेंथोफिल मैं बताता हूं आपको, जेंथोफिल, जेंथोफिल भी एक पिगमेंट है जो येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है, येलो। येलो मतलब जैसा दिख रहा, पीला पीला कलर होता है। जैसे अगर पत्तियां पेड़ की, वो ग्रीन कलर की हो जाए, कैसे कलर की हो जाए, ग्रीन। इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर कैसा है, ग्रीन। वो पत्ती झड़ जाए, पेड़ से टूट जाए, पेड़ सूख जाए, उसका कलर हो जाएगा येलो ड्यू टू जेंथोफिल। प्लस मेजॉरिटी ऑफ यूज कहां किया जाता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर कैसा हो सकता है, येलो। वजह क्या है, जेंथोफिल। इन पिगमेंट के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।